अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। रेवेन्यू गुड्स या सर्विसेज रेंडर करके जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है उसमें जो कमा रहे हैं वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करने की अप्रोच 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो, ट्रांजैक्शन प्राइस निकले, चौथा है कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको बांटा जाए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, और पांचवा है कि जैसे जैसे गुड सर्विस देते जाएं वैसे वैसे उसका रिलेटेड रेवेन्यू मानते जाएं। पहला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए 5 निशानियां हैं। पांचों पूरी होंगी तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या क्या? दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया हो, दोनों को एक दूसरे को राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स एग्री हो गई हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो के पैसे मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो गुड या सर्विस है जिसका वादा किया है, जो असल में बेचा जा रहा है। अगर ये एक ही चीज है तो बस वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यूनिट्स उसके ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो एक ही चीज है तो बस एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो सारी अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या मिला के एक ही है। इसके लिए 2 शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि ये बाय नेचर भी डिफरेंट हो, कैसे पहचानेंगे इनको, अलग अलग बेचा खरीदा जाता है। और दूसरी शर्त ये थी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी वो इंडिपेंडेंस अपनी बरकरार रखें। कैसे इंडिपेंडेंस बरकरार नहीं रह पाएगी? 3 मिसालें थी। या तो सब ने मिलके कंबाइंड आउटपुट बन जाना होगा, फिर उनकी पहचान बरकरार नहीं रहती, या फिर एक ने दूसरे की शक्ल बदल देनी होगी, फिर उनकी पहचान बरकरार नहीं रहती, या आपस में इस तरह से हाईली इंटर रिलेटेड होंगे कि एक दूसरे को सामने रख के प्लान किया गया होगा। जैसे मशीन बहुत टेक्निकल है, उसकी इंस्टॉलेशन हम ही कर सकते हैं, हमने ही उसके मुताबिक इंस्टॉलेशन का प्लान बनाया हुआ है, हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी और से करवाते तो उसको कोई और तरह की सर्विस की कोशिश करनी पड़ती। तो अब ये दोनों आपस में हाईली इंटर रिलेटेड है। और अगर पैसे तय किए हैं कि हमसे दोनों काम कराओगे तो इतने पैसे, एक कराओगे तो इतने पैसे, तो उससे वो इंटर रिलेटेड हो जाएंगे? नहीं, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इससे वो इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो गई। तीसरा काम था ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना। ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अमाउंट जो पता है प्लस माइनस वो अमाउंट जो शायद है। तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर रहे थे 5 तरह की चीजें। नंबर ए और नंबर बी, ये मैंने 2 इकट्ठे रखे थे जिसमें वेरिएबल कंसिडरेशन थी, यानी एक अनसर्टेनिटी वाली बात थी। इसका तरीका ये था कि अगर हम एक से ज़्यादा सिचुएशंस में से ढूंढ रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है, तो समेशन पी एक्स, और अगर 2 में से ही कोई एक होगा तो फिर मोस्ट लाइकली। फिर इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट थी फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फाइनेंसिंग कंपोनेंट ये था कि या तो हम कस्टमर से पैसे पहले ले लें या पैसे काफ़ी बाद लें। तो अगर हमने कस्टमर से पैसे पहले ले लिए तो हमने उससे लोन लिया, और अगर कस्टमर ने काफ़ी अरसे बाद पैसे दिए तो फिर कस्टमर ने उधार लिया। अगर हमने पैसे बहुत पहले ले लिए और नीयत भी लोन की थी, और एग्जाम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लोन की नीयत होती है, तो फिर जितने पैसे मिल रहे हैं वो रेवेन्यू नहीं है, उसकी कंपाउंडेड वैल्यू रेवेन्यू है। और ये जो रास्ते में टाइम गुजरता जाएगा साथ साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा। यहाँ तक बात हुई थी, और इसके लिए 1 2 सवाल कर लिए थे। अब आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से। वैसे घंटे की क्लास को भी ना आप लोगों ने पौना घंटा ही बना दिया वैसे।
खैरियत है पानी? खुद तो देख लूं पहले। 9A। अच्छा जी, 20 कौन सा किया था उस दिन? 19 किया था और 20 किया था। 19 और 20 और 21 22 क्वेश्चन 22 पढ़ लें। क्वेश्चन 22 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 22 पढ़ ले, मैं करता हूँ। पैसे मिल गए कब? 1 जनवरी 18। क्वेश्चन नंबर 22। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने मिल गए? 3 लाख। अगर लोन लिया हो और किस्तों में वापस करना हो, जैसे लीज भी तो एक इंस्टॉलमेंट ही में वापस हो रहा होता है। लीजेस में आर की अमाउंट अगर निकालनी हो, रेंटल, तो कैसे निकालते हैं? फार्मूला लगा के। जबरदस्त। कौन सा फार्मूला लगा? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, एनवटी वाला फार्मूला। तो हमने अगर 3 लाख लोन लिया है और किस्तों में वापस करना है, तो अब वो किस्तों में पैसे वापस करने की बजाय हम किस्तों में सर्विस दे रहे हैं। यानी जितनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट की कैश वापस करनी थी, हम उतनी की सर्विस दे देंगे। हर साल बराबर इंस्टॉलमेंट होनी थी, तो हर साल बराबर सर्विस देंगे। तो इसलिए सर्विस यानी रेवेन्यू की अमाउंट हम वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट करके निकालेंगे। ये जो पिछली क्लास में 2 सवाल कराए थे, अभी ये सवाल कर रहे हैं, इसमें मैंने बेस बनाई हुई है, कैश पहले है और परफॉर्मेंस बाद में है। जो पहला सवाल किया था उसमें इकट्ठे एक ही परफॉर्मेंस थी। दूसरा सवाल किया उसमें 2 तरह की परफॉर्मेंस थी, एक 2 साल बाद थी, एक 5 साल बाद थी। अब इसमें हर साल परफॉर्मेंस है और हर साल एक जैसी परफॉर्मेंस है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम लोन किस्तों में वापस कर रहे हैं। तो उस एक परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम इसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाला करते हैं। लीज रेंटल निकालने का फार्मूला होता है एनवटी फैक्टर वाला, R1 - 1 प्लस डिस्काउंट रेट, जो कि इस सवाल में 12% है, पावर -3, और ये बराबर होता है इसकी NILPV के। तो वो कितनी? 3 लाख, क्योंकि 3 लाख है जो हमने इस किस्त में 3 साल में वापस करना है। इन तीनों मिसालों को मैं इसी तरह लेके चल रहा हूं कि पैसे पहले मिले और ये लोन जैसा है, तो हम अब वो लोन वापस करने की बजाय सर्विस दे रहे हैं या गुड दे रहे हैं। पहला सवाल जो क्वेश्चन 19 किया था उसमें एक ही बार परफॉर्मेंस सेटिस्फाई की थी, बस गुड्स पकड़ा दी थी। दूसरे सवाल में एक 2 साल बाद, एक 5 साल बाद। तीसरे सवाल में हर साल, और वो भी बराबर। तो ये एन्युटी वाली बात हो गई ना, तो इसलिए हम यहां से एन्युटी की फिगर निकालेंगे। यहां से पता चल जाएगा R 124 और चूंकि अब ये वो एन्युटी आ गई यानी हर साल, तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लीज की तरह का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, वही जो पिछली क्लास में भी बनाया था। क्या जी? तो एडवांस ही है ना? एडवांस में थी? नहीं यार, एडवांस तो नहीं है। नहीं, वो तो पैसे मिल गए ना।
सर्विस कब देनी है? हर साल। सेम सर्विस विल बी रेंडर्ड ओवर 3 ईयर पीरियड। तो अब वो हम पता नहीं पहले दिन दे रहे होंगे, पूरा साल सर्विस दे रहे होंगे, 2-2 दिन बाद दे रहे होंगे, बस 1 साल की एक सर्विस दे रहे हैं। सर्विस 1 जनवरी को नहीं दे रहे, हमने 3 साल तक मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है। हो सकता है वो हर रोज की सर्विस हो सकता है 6-6 महीने बाद हो सकता है 2-2 महीने बाद हो, नहीं पता ना। 1 साल की बस एक नॉर्मल सर्विस है। तो नॉर्मल तो साल के एंड पे ही होता है। एडवांस वाला सीन होता तो बड़ा क्लियरली बताया होता कि ये क्या सर्विस है और हम ये सर्विस हर साल 1 जनवरी को जाके परफॉर्म किया करेंगे, फिर तब ये एडवांस वाली बात होती। जब ऐसी बात नहीं कि तो बस नॉर्मल है, तो भैया नॉर्मल। क्योंकि हर साल हम सर्विस देते जाएंगे तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट की जगह हम सर्विस दे रहे होंगे। क्लोजिंग बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट आ गया 3 लाख, पहला साल एंड होगा, इंटरेस्ट पड़ जाएगा 36,000 और सर्विस दे देंगे हम कितनी अमाउंट की? 124,905। सर्विस दे देंगे, हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कितना बच जाएगा? 21,095। 31 दिसंबर 19। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेशन कम है, या तो ये आपको पता ही है पहले, या अब समझ नहीं आ रही? नहीं, रेवेन्यू के एतबार से कि अजीब लग रहा है कुछ, क्या सर्विस हर साल देना है? नहीं, मुझे लगता है कि पहले कुछ नहीं किया सही है आपने, तो ठीक ही किया है। नहीं मतलब ये सही किया है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये सर्विस हर साल डिलीवर करना नहीं है, फिर मैंने पढ़ा इंटरेस्ट 25,331 124,905 111,521 और तीसरे साल ये खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 20 111,521 124,905 133,84। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। शामिल तो हो गया ना। C5-1 का बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, तो कुछ तो फिर लोड नीचे भी बढ़ना ही है ना। क्योंकि FR1 के लिए बहुत ऊंचा था ये IAS। नहीं लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इंट्रो से निकाल के FR1 में डाल दिया। I33 आ गया C5-1 से। किस बात पे? नहीं तो ये आप खुशकिस्मत है ना कि आप देखें, आपके नसीब में IFRS 15 2 दफा पढ़ना था। अब या तो वह FR1 में रहता तो फेल होके पढ़ लेते हैं। देखें, आप ये सोचें कि आपके नसीब में था IFRS 15 2 दफा पढ़ना, अब या तो FR1 फेल करके 2 दफा पढ़ लेते या इसमें लेवल बढ़ाएगा तो नहीं FR2 में नहीं पहले ही बहुत बड़ा हुआ लेवल है इसका। तो ये ऑलरेडी मैं C5-1 वालों को भी यही सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसमें मजीद क्या बढ़ाना है इन्होंने। अब इसमें हर साल की एंट्रीज वही लीज वाली, इंटरेस्ट की एंट्री और सर्विस की एंट्री। जैसे 31 दिसंबर 18 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 36,000। और चूंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 साल वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और सर्विस रेवेन्यू कह लें, सेल कह लें 124,905
905 और इसी तरह से ये अगले 2 साल भी सेम 2 एंट्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकती है। और वो लीजेस में हम अलग अलग ही करते थे ना, इसलिए मैंने अलग बता दिया आपको। कंपाउंड करनी है कंपाउंड कर लें। सर जी। ये जो सर्विस रहेगी यूनिफॉर्म में रहेगी या कुछ भी? लिखा हुआ है ना सवाल में। मतलब नहीं, वैसे हर सवाल में सेम ही रहेगी यूनिफॉर्म सर्विस? नहीं, वो तो अब जैसे पिछली क्लास में वो 2 प्रोडक्ट थे ए और बी, वो दोनों अलग अलग थे, तो इसमें तो कहा है कि सेम है, तभी तो एन्युटी डिस्काउंटिंग वाली तरफ गए। क्वेश्चन में ऐसे हो कि सर्विस 1 साल में ज़्यादा है और 1 साल में कम। खोजने को हो सकता है, फिर हम सर्विस की अमाउंट कैसे निकालते, फिर बताई होती। क्लासेस तो ये 4 महीने ही होती हैं, रिजल्ट के 4 महीने ही होती हैं, लेकिन लोग पढ़ना कोई 1.5 साल पहले शुरू कर देते हैं ना। क्वेश्चन 9 पार्ट ए आप अभी कर दें। क्वेश्चन 9 पार्ट ए अभी कर दें। जी।
इन देर का तो सवाल ही नहीं था यार। यस सर मुझे हाँ जी डन। अब आते हैं पैसे बाद में पे। पैसे पहले के मैंने 3 शक्लें बना दी। पैसे पहले मिले और बस एक ही बार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो सिंपली ब्रैकेट के अंदर ही इंटरेस्ट लगा के फार्मूला बन गया। दूसरी शक्ल बनाई कि एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक 2 साल बाद, एक 5 साल बाद, तो उसको 2 अलग अलग टेबल्स में भी तोड़ सकते थे जैसे पीछे सोल्यूशन में किया हुआ मैंने, और एक कंबाइंड सोल्यूशन बना के इस शक्ल का भी कर सकते हैं जो कल किया था, ए और बी। और तीसरा मैंने हर साल बराबर परफॉर्मेंस डाल दी। इन एनी केस हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है, और फाइनली जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब करते हैं उलट, जिसमें परफॉर्मेंस पहले है और कैश बाद में है। तो अगर हमने कस्टमर को कहा कोई बात नहीं यार 3 साल बाद पैसे दे देना, तो ये हमने कस्टमर को लोन दिया या कस्टमर से लोन लिया? हमने लोन दिया। तो अब जब हमने लोन दिया है तो फिर हमारा रिसीवेबल बन गया और इंटरेस्ट इनकम बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे ना, यहाँ से उल्टा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट तय होगी कॉन्ट्रैक्ट में वो अमाउंट इसकी तय हो रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट में तय हो रहा होगा कि कस्टमर से पैसे कितने लेने हैं, तो अब हमें जो अमाउंट पता होगी वो ये पता होगी। रेवेन्यू बनाने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। एडवांस के केस में पैसे हमें अभी मिल रहे थे और रेवेन्यू बनाने के लिए कंपाउंड कर रहे थे। अब हमें पैसे बाद में मिल रहे होंगे, रेवेन्यू के लिए उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो कितने पैसे मिलेंगे? रिसीवेबल बना लेंगे
और सेल्स बन जाएगी 9 लाख नहीं 950 की प्रेजेंट वैल्यू पे। कितने परसेंट है? पावर 2 785,124। 7.5 लाख किस लिए दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है क्योंकि हमने जितने पैसे कस्टमर से लेने हैं हमने उसको देखना है। 7.5 लाख का मतलब ये है कि आज मार्केट में वैसे कितने का बिकता होता है, ये हमने देखना है हम कितने का बेच रहे हैं। तो जितने पैसे हम कस्टमर से ले रहे हैं वहां से हम रिवर्स आएंगे, क्योंकि ये जो हमें लोन की शक्ल में कल को पैसा वापस करेगा तो आज कुछ लिया होगा तो कल वापस करेगा ना। आज उसने हमसे अगर पैसा लिया होता तो कल को 9.5 लाख वापस कर रहा होता। उसने हमसे अगर आज लोन लिया होता तो कल 9.5 लाख वापस कर रहा होता। अब वो जो कल वापस कर रहा होता उसमें इंटरेस्ट भी डल गया होता। तो आज उसने हमसे कितने पैसे लिए होते? 9.5 लाख की पीवी। तो फिर इसका मतलब पैसे नहीं, उसने हमसे गुड्स लिए। तो ये जो सेल्स है ये निकलेगी जो पैसा हम कस्टमर से लेंगे उसकी पीवी पे। पैसा पहले आ रहा है तो रेवेन्यू कंपाउंड होके निकलता है, पैसा बाद में आ रहा है तो रेवेन्यू डिस्काउंट होके निकलता है। पैसा पहले मिल रहा है तो रेवेन्यू निकालने के लिए कंपाउंडिंग होगी, जैसे अभी 3-4 सवालों में कर ली। पैसा बाद में आ रहा है तो रेवेन्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग हो रही होगी। फर्स्ट जनवरी का वाकया था ये। कॉस्ट दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट की एंट्री भी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 4 लाख। और अब हर साल के एंड पे इंटरेस्ट बनता जाएगा 31 दिसंबर 18, रिसीवेबल मजीद डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसका 10% 78512। फिर एक साल और गुजर जाएगा, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 86364। अब ये कंपाउंड हो गए, उस पर फिर 10% लगेगा 86364। और अब ये रिसीवेबल अगर सारे मिलाएं तो ये बन के 9.5 लाख हो गया हुआ है। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 21 ज़बानी देख लें, चाहे लीजेस जैसा ही है। 21 क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन बेशक ज़बानी देख लें, लीजेस जैसा ही काम ही हो रहा था इसमें, क्योंकि लीजेस में भी हम ऐसे ही करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सेल बनाते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट मिलती जाती है। तो ये 21 पढ़ के देख लें और सॉल्यूशन देख लें, काफ़ी है।
लीज में तो लीज होती है ना, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता ना उसमें ना, असल में रेवेन्यू और लीज के अंदर लीज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की बात करता है, जबकि रेवेन्यू मुकम्मल कंट्रोल की बात करता है, तो इसलिए इसका फर्क है। ऐसा जैसे को ट्रांसफर कर देते हैं उसमें भी तो कंट्रोल आती है। वो तब होता है जब ट्रांसफर कर देगा, लीज के दौरान नहीं होता। लीज के दौरान तो लीज ही होती है ना, वो तो एंड पे ट्रांसफर करेगा तब की बात है, तब तक तो लीजेस लग लुग के खत्म भी हो गई होगी। लीज और इसको उसके पास ही होगा सब। हाँ जी, क्वेश्चन 21 डन। चलिए लेक्चर नोट्स पे आए, पेज नंबर 3। लेक्चर नोट्स यानी चैप्टर टेक्स्ट जिसको कहा हुआ है मैंने। पेज 3 पे मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर सी, एग्जिस्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट पढ़ा रहा था। ये हो गया पूरा, ये सी सारा पढ़ लें, थोड़ा सा अगले पेज पे भी है, सारा पढ़ लें। सिर्फ एक सेंटेंस इम्प्लिसिट रेट वाला समझ नहीं आएगा, बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। वो आपको क्योंकि इसमें बाय क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट ही होता है, अगर ना हो तो फिर वो उसको नॉर्मल जैसे करना वैसे कर देते यानी अगर लोन की नीयत नहीं है हैं। तो फिर डिस्काउंटिंग का चक्कर में नहीं पड़ना, बस जो पैसों की अमाउंट है बस वही ट्रांजैक्शन प्राइस। बताएगा कि ये हाँ जी, क्वेश्चन में बताएगा कि ये नहीं है फाइनेंसिंग, बाय डिफॉल्ट फाइनेंसिंग है। सवाल में पहचानेंगे कैसे आप, साल ज़्यादा होंगे और डिस्काउंट रेट दिया होगा, ये वाला सवाल आप पहचानेंगे ऐसे ना, जब टाइम गैप काफ़ी होगा और डिस्काउंट रेट दिया होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो लोन ही की नीयत वाला होगा। अगर फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं हुआ तो कहा होगा कि नहीं है, तो फिर डिस्काउंटिंग में नहीं पड़ेंगे। अगर कहा है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है तो डिस्काउंटिंग में नहीं पड़ेंगे।
ये ट्रांजैक्शन पॉइंट वाला ट्रांजैक्शन प्राइस वाला पॉइंट होता है क्या टेबल के अंदर कैश रिसीव इन एडवांस में सेकंड पॉइंट हम लोग इससे पहले जो कर रहे थे सेल्स की अमाउंट कैसे निकाल रहे थे? कंपाउंड करके ना, यही कहा हुआ है मैंने। तो उसके अंदर आप ले रहे हैं और इसके अंदर हम पीवी ले रहे हैं। कैश पहले मिल रहा है तो रेवेन्यू के अमाउंट कंपाउंड करके आएगी, कैश बाद में मिल रहा है तो रेवेन्यू के अमाउंट डिस्काउंट करके आएगी। पेज 4 नंबर डी। नंबर डी किस बात का? मैं आपको ट्रांजैक्शन प्राइस में 5 तरह की एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। ए और बी इकट्ठे रखी थी जिसमें वेरिएबल कंसिडरेशन थी, सी ये डिस्काउंटिंग वाला कंपाउंडिंग वाला काम था। अब डी बताने लगा हूँ। डी समझ लें, डी क्या है। राइज वालों ने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के सारा वायरिंग का काम करवाना था, 2-3 नए नए कमरे बनाए। तो उस वायरिंग वाले से पैसे तय होंगे, जो भी इलेक्ट्रीशियन आएगा। अब उसको एक काम परफॉर्म करने के लिए कुछ खास नंबर, ये तारों के भी खास नंबर होते हैं, खास नंबर की तारें चाहिए होंगी। या तो वो तारें भी राइज वालों ने प्रोवाइड करनी होंगी या फिर वो खुद अपनी जेब से लेके आएगा। अगर वो खुद अपनी जेब से लेके आएगा तो यकीनन हमसे फिर उसके पैसे, राइज से पैसे चार्ज करेगा। ट्रांजैक्शन एक समझा रहा हूँ। IFRS 15 कौन लगा रहा होगा, राइज या वो इलेक्ट्रीशियन? इलेक्ट्रीशियन। आल्दो के उस बेचारे ने क्या लगाना है, लेकिन बात यह है कि सेलर IFRS 15 लगा रहे हैं। तो अब उस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और अब आप क्योंकि राइज में बैठे हैं तो आप राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे। आप हैं वो इलेक्ट्रीशियन, आप आए हैं ये तारों का काम करने। अब आपको जो पैसे मिलने हैं ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। हो सकता है राइज वाले कहें कि ये जो तारें आप ने खुद लेके आनी थी रहने दें, आप बस अपनी सर्विस के पैसे लें, तारें हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे और ये हम अपने काम के लिए ही तारें प्रोवाइड कर रहे होंगे, बच गई तो घर नहीं लेके जानी तुमने। तो अब आपके लिए ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जो सर्विस की फीस तय हो रही है। इसकी एक थोड़ी सी शक्ल बदलता हूं। राइज वालों ने आपसे कहा कि तुम्हारी सर्विस की जो फीस तय हो रही है वो तो चलो है 5 लाख रुपए। हमारे पास बहुत सारी तारें फालतू पड़ी हुई हैं, तुम्हारे शायद किसी काम की हों, वो तुम्हारी हुई, तुम्हारी मर्जी है, चाहो उन्हीं में से यूज कर दो यहां, चाहे वो वैसे ही ले जाओ और बाजार से लाके यूज कर दो। लेकिन जो हमारे पास पड़ी हैं तारें वो भी तुम्हारी, चाहो तो यहां यूज कर लो, चाहे नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तारें अब तुम्हारी हो गई। तो अब इसमें इलेक्ट्रीशियन की ट्रांजैक्शन प्राइस वो 5 लाख भी है और इन तारों की वैल्यू भी उसी की है। पहली मिसाल और इस मिसाल में क्या फर्क है? नहीं, ट्रांजैक्शन सिचुएशन का फर्क है बना के तारों का फर्क है। पहले में वो इलेक्ट्रीशियन इन तारों का मालिक नहीं बन रहा था, उसको सिर्फ इसी शर्त पे प्रोवाइड की जा रही थी कि वो वायर्स यहीं इस्तेमाल करनी है, तो उसको सिर्फ अपनी सर्विस के बस पैसे मिलने थे। दूसरी मिसाल में इलेक्ट्रीशियन को सर्विस के पैसे भी मिलने थे और ये वायर्स भी उसी की मलकियत में चले गए। अब वो इलेक्ट्रीशियन चाहे तो इनको यहां यूज कर ले, चाहे ना करे, वो उन वायर्स का मालिक बन गया। तो अब दूसरे सिनेरियो में राइज जो उस इलेक्ट्रीशियन को कंसिडरेशन दे रहा है वो पैसे भी है और ये वायर्स भी हैं, ये कहलाती हैं नॉन कैश कंसिडरेशन, तारें। तो अब उस इलेक्ट्रीशियन का टोटल रेवेन्यू क्या बना? जो कैश मिल रहा है प्लस इन वायर्स की फेयर वैल्यू। लेकिन इसके लिए शर्त जरूरी ये है कि इन वायर्स का कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है उसको। पहली मिसाल में वायर्स का कंट्रोल नहीं था, वो मशरूत था कि यहीं इस्तेमाल होनी, घर नहीं लेके जानी। तो वो कस्टमर से मिलने वाली नॉन कैश चीज, जैसे मैंने मिसाल में वायर्स की हैं, जिसका कंट्रोल सेलर के हवाले हो रहा है, सेलर चाहे तो उनको उसी जॉब पे यूज कर ले, चाहे ना करे, तो ये नॉन कैश कंसिडरेशन है। और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए इसकी फेयर वैल्यू ऐड होगी। ये डी पढ़ लें, डी की अंग्रेजी पढ़ लें सारी, पढ़ तो लेना, डी की अंग्रेजी पढ़ लें सारी।
पूछूं? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में एग्जांपल 31 भी पढ़ लें। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स एग्जांपल 31। कॉमन स्टॉक का मतलब शेयर्स, स्टॉक शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। कॉमन स्टॉक मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स। चलें, जो उसकी अंग्रेजी में लॉजिक है उर्दू ये है कि हम कस्टमर को वीकली सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो हमें हर हफ्ते फिर पैसे नहीं दे रहा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा होगा, तो वो शेयर्स ही हमारे लिए कंसिडरेशन है और उसकी हम फेयर वैल्यू अपना रेवेन्यू कहेंगे। अच्छा, अब हर हफ्ते और बाद में जो इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू बदलती रहेगी तो हम अपना रेवेन्यू चेंज करते रहेंगे। नहीं, रेवेन्यू नहीं चेंज करेंगे। हाँ, अब वो शेयर्स हमारी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, उस पर अब ऑनवर्ड IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वो लगना शुरू हो जाएगा। रेवेन्यू बार बार अपडेट नहीं हो रहा होगा। ट्रांजैक्शन प्राइस यानी रेवेन्यू किस अमाउंट पे निकलेगा, उस हफ्ते उन शेयर्स की जो फेयर वैल्यू थी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, बस। अब वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑनवर्ड IFRS 9 के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। अब बोलिए अगर है नहीं, शेयर्स मिल गए ना, नहीं वो देता रहेगा ना, मैं शेयर साथ साथ हर हफ्ते हम सर्विस देते जा रहे हैं, हर हफ्ते वो शेयर देता जा रहा है। तो हम हर हफ्ते ही हाँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट्स, रेवेन्यू क्रेडिट। जी सर, अगर ताने दे दी और कहीं के जितनी बच गई वो तुम्हारी वापस ना करें, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फीस देंगे, तो ऑब्वियसली इसमें तारे क्या करेंगे? तो वो कहें जितनी तारे बच गई वो तुम्हारी। हाँ, तो वो जो बच गई वो उनको दे रहे हैं ना, वो सेलर को दे रहे हैं ना, तो बस ठीक। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल है। नहीं, नॉन कैश है, बिल्कुल। सर, लेकिन जो हमने फीस एग्री की है, हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम उसको उस फीस में एडजस्ट करने के लिए दे रहे हैं। वैसे नहीं, बात एडजस्ट करने की नहीं है, यानी IFRS 15 ने ये देखना है कि सेलर को क्या मिल रहा है टोटल। कस्टमर की नीयत क्या थी, वो उसके पैसे मारना चाहता था, नहीं पूरे करना चाहता था, वो कस्टमर की नीयत जो भी थी। IFRS 15 ये देख रहा है कि सेलर को क्या मिल रहा है, इतना कैश मिल रहा है प्लस इतनी अमाउंट की नॉन कैश चीज़ें भी इसके हवाले हो रही हैं। अब चाहे वो बची कुछ ही चीज़ें हैं लेकिन इसके हवाले तो हो रही है ना, तो वो है नॉन कैश कंसिडरेशन। खरीद के, लेकिन उन्होंने कहा था हमने उस सेलर को कहा यार तुम्हें टूल बॉक्स भी चाहिए होता है, प्लास वगैरह, ऐसा करो हम तुम्हें वो खरीद के दे देते हैं, तो खरीद के दे रहे हैं उसको। चलें आप बात पूरी करें, नहीं पूरी करें दोबारा बात। कि जिस तरह आपने कहा था कि हम आप यूज़ कर लें और इसके अलावा आप अपने पास से कीजिएगा, और इसके अलावा अगर से कोई चीज़ चाहिए और हम दे के देते हैं, जैसे सर्विसेज के पैसे भी देते हैं उसे और डाई भी देते हैं डिफरेंट, हम उसको पैसे भी दे रहे हैं और वैसे भी कुछ और सामान खरीद के भी दे रहे हैं, तो वो भी हम उसको कंसिडरेशन ही दे रहे हैं। उसको हम एक टूल बॉक्स दे देते हैं, ये टूल बॉक्स भी तुम्हारा हुआ। टूल बॉक्स उसको अगर हमने दे दिया कि ये भी तुम्हारा ही है, तो ये जॉब खत्म हो जाएगी तो वापस लेंगे उससे, या उसी का हो गया, उसी को ही दे दिया ना। हाँ, तो बस वो भी कंसिडरेशन है, तो फिर तुमने इस्तेमाल के लिए अपना सामान दिया था। जी, होगी इंशाल्लाह होगी। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। ई बस ये ई है, फिर ये ट्रांजैक्शन प्राइस वाली बात पूरी हो जाएगी।
स्टेप 3 पूरा हो जाएगा फिर। ई समझ लें जी। सेलर, चलें ये इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा मिसाल आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, उसने राइज में आके सारा वायरिंग का काम करना है। जो इलेक्ट्रीशियन है वो पार्ट टाइम स्टूडेंट भी है, पढ़ता भी है, तो वो क्या करता है, वो राइज से जाते हुए बुक शॉप से कुछ बुक्स खरीदता जाता है। अब अगर आप कैश फ्लो देखें तो राइज को उसने सर्विस दी और उस सर्विस के लेट से 5 लाख रुपए उस सेलर को इनफ्लो होना है या हुआ, और जाते जाते उसने कुछ बुक्स खरीदी 2000 रुपए की, और ये उस सेलर का देखें तो आउटफ्लो हुआ। तो सेलर कस्टमर से पैसे ले रहा है और कस्टमर को पैसे दे रहा है, तो फिर सेलर ऐसा करे कि 4,98,000 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। नहीं सर, वो एक अलग चीज है। ये एक अलहदा ट्रांजैक्शन है। तो अगर सेलर कस्टमर को पैसे पे कर रहा है, समहाउ पैसे पे कर रहा है, और वो एक अलहदा ट्रांजैक्शन के पैसे पे कर रहा है, तो ये एक अलहदा ट्रांजैक्शन है। ये अलहदा है, ये अलहदा है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है, जैसे मैं ट्रांजैक्शन बदल देता हूँ, ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की नई कंपनी लॉन्च होती है और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाके कहते हैं कि आपने ना हमारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये बेचनी है। वो स्टोर्स वाले कहते हैं जी हमारे पास कोई कस्टमर पता नहीं आता है, नहीं आता, हमारे पास जगह ही नहीं है आपकी ड्रिंक्स रखने के लिए। तो वो कहते हैं कि हम आपको खुद शेल्फ बनवा देते हैं या खुद फ्रिज आपको गिफ्ट कर देते हैं। अब वो जो फ्रिज, अच्छा ये फ्रिज वो गिफ्ट कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो उनकी बोतलें बेचना बंद करेंगे तो फ्रिज वापस उठा के वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको फ्रिज ही दे देते हैं, अब तो आप हमसे बोतलें खरीदें ना, ठीक है अब खरीद लेते हैं। तो अब उस सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली कंपनी पेप्सी, ये इस AB स्टोर के पास गए हैं और इन्होंने अपनी बॉटल्स इनको बेचनी है। अच्छा यार पेप्सी तो फिर नई कंपनी पेप्सी। तो अब इन्होंने अपनी जो ड्रिंक्स इस दुकानदार को बेचनी है वो सेल कर रहा है लेट से 8 लाख की, लेकिन ये दुकानदार ये चीजें खरीद ही उससे तब रहा है अगर ये उसको फ्रिज भी दे, तो साथ ये फ्रिज के या तो फ्रिज दे रहा होगा, चलो शायद फ्रिज के पैसे दे रहा होगा, 50,000 रुपए की इसने फ्रिज दे दी। सेल्स कितने पे रिकॉर्ड करेगा? 7.5 लाख पे। सेलर जो गुड्स बेच रहा है अगर उसी के लिए कोई जरूरी पैसे कस्टमर को दे रहा है, जैसे मैंने इस फ्रिज की मिसाल ली, तो फिर सेलर इसको अलहदा एक्सपेंस बनाने की बजाय अपना रेवेन्यू ही 7.5 लाख मानेगा। यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन थी। यहां पर चूंकि इन्हीं से रिलेटेड वो पैसे दे रहा था, तो इसको सेल्स अलग और इसको एक्सपेंस अलग कहने की बजाय इसको नेट रेवेन्यू माना जाएगा। जी इसमें मैं फ्रिज के लिए इसलिए माइनस किया था क्योंकि उसने गिफ्ट की थी पेप्सी वालों ने, बट अगर वो सेल करते मतलब फ्रिज बेच देते तो फिर तो उसको पैसे ही खर्च नहीं करने पड़ रहे होते ना, तो फिर तो इस तरह नहीं होता ना, फिर 8 लाख की सेल होती है। देखें मैं ये जो ई हेडिंग दी है ये है कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कि सेलर कस्टमर को पैसे दे रहा है। तो अगर फ्रिज भी हम बेच ही रहे होते तो फिर तो ये टॉपिक ही ना होता ना। ये टॉपिक तब है अगर हम गुड्स बेच के पैसे ले रहे हैं और पैसे कुछ दे भी रहे हैं, तो वो जो पैसे दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? अगर वो कोई और ट्रांजैक्शन करने के पैसे दे रहे हैं तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, ये सेल्स की अकाउंटिंग अलग होगी और ये खरीदने की अकाउंटिंग अलग अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर ये जो पैसे दे रहे हैं ये इसी के लिए हैं, अगर ये पैसे ना देते तो शायद ये सेल ही ना होती। तो अब हम सेल ही नेट 7.5 लाख की मानेंगे। अगर हम इसको फ्रिज की बजाय कह लें तो बहुत बड़ा स्टोर है और उसमें हम जगह ऑक्यूपाई करने के लिए उनको उस जगह का रेंट दे रहे हैं। नहीं रेंट तो फिर लीज में चला जाएगा ना। मतलब सर एक फॉर एग्जांपल हाइपर स्टार है, हाँ? उनको कहते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी कोल्ड ड्रिंक रखवानी है, तो कोई एक शेल्फ बना देते हैं, हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस जगह का जो भी खर्चा होगा ना वो हम आपको देंगे। वो कहें ठीक है, शेल्फ बना के देने का, शेल्फ बना के देने का या उस जगह का,
तो वो रेंट आएगा। देखें, जगह का अगर तो किराया होगा जी सर। और वो किराया लीजेज में ना एक शुरू में एक चीज़ पड़ी थी ये पहचानने के लिए कि लीज है भी कि नहीं। तो उसमें मैंने कोई मिसाल दी थी, पता नहीं शायद हॉस्टल के रूम्स की मिसाल दी होगी, पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियों की मिसाल दी होगी कि अगर जो लेसर है वो एसेट बदल सकता है, जगह बदल सकता है, तो फिर लीज नहीं होती। हॉस्टल की भी मिसाल दी थी, लेकिन अगर नहीं बदल सकता तो फिर वो लीज होती है। तो ये तो उसकी टर्म्स देखनी पड़ेंगी। हाँ, आपकी मिसाल को ऐसे कर लेता हूँ कि वो सुपर मार्केट में हमें शेल्फ बना के देने पड़ेंगे उनको, शेल्फ बनाने पे खर्चा होगा, तो हाँ ये वही मिसाल है। तो वो जो खर्चा होगा वो इस सेल के लिए ही है। उस जगह का अगर रेंट दे रहे हैं तो वो लीज है, वो भी टर्म्स देखनी पड़ेंगे कि लीज है या नहीं है। ठीक है, पर इसमें से माइनस नहीं होगा। नहीं, फिर तो वो लीज में चला जाएगा ना, अगर वो लीज हुई तो। ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर वो एक वन टाइम खर्चा होगा कि जब तक रखा रहेगा खर्चे रेंट ही देते रहेंगे। वन टाइम होगा तो क्या करेंगे? पीवी माइनस हो जाएगी। नहीं, पीवीसी भी तो नहीं होगी। हमने स्टोर वालों से जगह देखें, फिर अगर हम रेंट दे रहे होंगे ना, रेंट, तो फिर हमने शायद उनका वो स्टॉल जगह किराए पे ली होगी, फिर हम उनको ये बेच नहीं रहे होंगे। अगर हमने किसी सुपर स्टोर वाले से एक जगह उनकी किराए पे ले ली है, तो फिर जगह किराए पे इसलिए ली है क्योंकि हम वहां बस बैठ के अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। सर ये जैसे हम सुपर स्टोर्स में जाते हैं तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं, उनके अपने बूथ होते हैं, तो सर वो लोग वो सिर्फ शेल्फ बना के वहाँ खड़े हो जाते हैं या उस जगह का वो किराया दे रहे होते हैं? किराया दे रहे होंगे ना, हाँ जी। हो सकता है किराया दे रहे हों और सेल्स में से कुछ परसेंटेज भी दे रहे हों। जी। तो वो उन स्टोर वालों ने उनको सिर्फ वहां बैठने की जगह दी है। ठीक है सर। वो जो शेल्फ, ये चले इसी की बात ले लेते हैं। स्टोर की है ना? नहीं ना, ये तो डिपेंड करता है कि सेल उनके साथ क्या टर्म्स तय हुई हैं। ठीक है। अगर उनको सिर्फ जगह दी थी कि आए आप अपनी चीजें खुद ही बेचें कस्टमर्स को, और खुद ही पैसे लें। खुद ही पैसे लें, हमें इसमें से इतना शेयर दे देना क्योंकि आपने हमारी जगह ली हुई है, तो अब ये कैप्सी उस स्टोर को थोड़ी बेच रहा है, ठीक है। वो तो उन कस्टमर्स को बेच रहा है। हाँ सर, बैठे हैं और स्टोर की सेल है। यानी स्टोर ने उनसे चीजें खरीद ली हैं। हाँ, खरीद ली हैं और उनको जगह दे, मतलब उन्होंने वो शेल्फ उनके लिए ऑक्यूपाई हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आपको ये शेल्फ जो है ना, हम आपको एक प्रॉपर पूरी शेल्फ देंगे, इसमें आप लगाएं, लेकिन आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वहीं बैठने का किराया देना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बोतलें खरीद ली हैं तो फिर अब किराया हम किस बात का देंगे? फिर तो वो खरीद चुके हैं ना बोतलें हमसे, फिर हम किराया किस बात का दे रहे होंगे? तो किराया तो तब दे रहे होंगे जब बोतलें हमारी हैं। जब बोतलें वही खरीद चुके हैं, उन्हीं की बोतलें, तो फिर किराया हमें किस बात का देना पड़ेगा? तो बस शेल्फ बना के देना पड़ेगा। तो वो जो शेल्फ बना के देना पड़ेगा, हाँ वो इसी से रिलेटेड है और वो नेट होगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी, और अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 31 दिसंबर 21 तक ईयर एंड आ गया था, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी हम आपको टोटल 8 लाख की चीज़ें बेचेंगे, 50,000 रुपये शेल्फ बनाने का खर्चा हम करेंगे, या चलो कर भी दिया, रेवेन्यू 7.5 लाख का हम रिकॉर्ड करें। अभी ईयर एंड तक हमने इसमें से बस 2 लाख की बोतलें बेची हैं। दोबारा सुने, कॉन्ट्रैक्ट था कि पूरे साल में हम आपको 8 लाख की बोतलें बेचेंगे, शेल्फ हम बना देते हैं आपको, 7.5 लाख का रेवेन्यू। ईयर एंड आया है, ये पूरी बोतलें भी नहीं बेची, सिर्फ इसमें से 2 लाख रुपए की बोतलें भी कस्टमर को बेची हैं। तो हम इस 2 लाख में से ही 50,000 को नेट करके, फिर ऐसा होगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 50,000 पूरे 8 लाख के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 7.5 लाख में से इतना रेवेन्यू रखो। दोबारा हमने टोटल तय कर लिया कि पूरे साल में इतने की बॉटल्स बेचनी है, जिसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए दिए। तो अब अगर ईयर एंड तक हमने इसमें से सिर्फ 2 लाख की बोतलें बेची हैं, तो ये 50,000 सारा उसमें से लेस होके नहीं नेट रेवेन्यू बनेगा, ये सर प्रोपोर्शनेट ही सिर्फ हमारा रेवेन्यू बनेगा। इसके लिए आप एग्जांपल पढ़ लें, पहले तो ये अंग्रेजी पढ़ लें सारी ई की, पहले ई की सारी अंग्रेजी पढ़ लें,
और उसके बाद आप इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में थर्टी टू पढ़ लें। एग्जाम्पल 32 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 32। इसका बता दूं, if the amount of consideration given to the customer exceeds the fair value of the distinct good. पॉइंट ई की अंग्रेजी में एक जुमला लिखा हुआ है, अगर ये किताबें इलेक्ट्रीशियन ने अपने काम के इतने पैसे लेने और किताबें खरीदनी हैं तो ये सेल अलग और ये परचेज अलग। लेकिन अगर वो किताबें हैं असल में 1200 की, ये 2000 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब 800 रुपये ना वो इसी की लालच में दे रहा है कि आप मुझे काम तो देना 5 लाख का। दोबारा 5 लाख वायरिंग के काम की फीस लेनी है इलेक्ट्रीशियन ने और बुक शॉप से 2000 रुपये की किताबें खरीदनी थी। अब अगर वो 2000 रुपये की किताबें नहीं, असल में 1200 की किताबें जिसके वो 2000 दे रहा है, तो फिर ये समझा जाएगा कि 800 रुपये वो इसकी कमीशन टाइप दे रहा है कि आप 800 रुपये और ले लें लेकिन ये काम मुझे ही मिलना चाहिए। तो फिर अगर वो 1200 वर्थ की किताबों के 2000 दे रहा है तो जो ऊपर वाला 800 है वो सेल में से लेस है। ये इस ई की अंग्रेजी में लिखा हुआ है जी। ये जो एग्जांपल है इसके अंदर लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, किस तरह चलेगा। अगर वो चीज़ रिफंडेबल हो और वो एसोसिएट हो कि इतनी सेल करोगे तो इतने पैसे आपको दे देंगे, तो फिर वो माने सेलर कस्टमर को पैसे दे रहा है जी जी और किस शर्त पे पैसे हैं? नहीं वहाँ तो पढ़ नहीं, तो आपने खुद बताया ना, शर्त वाली बात तो खुद ही बनाई है आपने। तो किस शर्त पे पैसे? सर क्या पैसे दे रहा है वो नॉन रिफंडेबल है ना। अगर रिफंडेबल है और वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख की जैसे हमने सेल किया, अगर आप 8 लाख की करोगे तो हम आपको 1 लाख देंगे, 7 की करोगे तो 50,000 देंगे। ये कौन किसको कह रहा है? सेलर बायर को। हमने उसको चीज़ें बेच दी। हमने बेची। हाँ लेकिन जैसे यहाँ उसने पैसे दिए ना कि हमने 15 मिलियन के प्रोडक्ट खरीदे और उसमें 1.5 खरीदे नहीं, पूरे साल में खरीदने हैं। हाँ खरीद और उसके लिए शेल्फ बनवाने का 15 लाख दे दिया। 15 लाख ठीक है। और अगर वो कह रहा है कि अगर आपने 15 मिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदे तो हम आपको 1.5 मिलियन देंगे। वो तो दे चुके हैं ना, यानी आपने अगर हमसे परचेजेस कम की हाँ, तो इसमें से कुछ पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, हाँ, यानी कल को कुछ पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। वो रिफंडेबल है। और ये तो फिर वो तो फिर ये वो जो ये उसमें चला जाएगा वेरिएबल कंसिडरेशन के अंदर, फिर प्रोबेबिलिटी वाली बात आनी शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो ना वो लेट हो गया, वो उधर क्लास भी पहुंचना है, जुम्मा है, पहले आधे घंटे की क्लास होती है।